नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सोनोने आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है तीसरी उम्र और जिसे लिखा है डॉक्टर घनश्याम जी आसुदानी ने। नम्रता ने अपनी लकड़ी उठाई और किसी तरह किचन की ओर जाने लगी। उसे लगा वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके पैर इतने लड़खड़ा रहे थे कि उसे लगा वह अब गिरी और तब गिरी। यूं कमजोरी तो पिछले कुछ वर्षों से दबे पांव आकर उसे दबोच रही थी, लेकिन हालात इतनी भी खराब नहीं थी कि वह अपने ही घर में किचन तक भी ना जा सके। अभी कल तक तो उसके पांव भले चंगे खड़े होकर चलते थे। उसने सोचकर देखा कि एक दिन में अचानक ऐसा क्या बदल गया था जो वह इस तरह लड़खड़ाने लगी थी। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। केवल कल रात बेंगलोर से अजय का फोन आया था। कह रहा था बेंगलोर का उसका मकान बनकर तैयार हो गया है, वह अगले हफ्ते उसे लेने आ जाएगा। उसका मकान तो पिछले 1 साल से ही बन रहा था। वह जानती थी कि एक दिन उसे यह फ्लैट छोड़कर बेटे के पास बेंगलोर जाना होगा। शाम के 7 बजते ही उसके पैर अनायास किचन की ओर चल पड़ते थे। साथ साथ गांव के घर के बड़े से आंगन में मुख्य द्वार पर सजाई बड़ी सी रंगोली, आंगन की बाईं ओर बने मंदिर में जलती अगरबत्तियों की खुशबू, कई कई दियों की जलती हुई पवित्र लौ की रोशनी, सब कुछ उसके छोटे से फ्लैट के किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे बने सकरे से मंदिर में सिमट आते थे। वह किसी तरह दीवार का सहारा लेती हुई आखिर उस अनादि अनंत शक्ति के समीप पहुंच ही गई, जिसे लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब तक उसके पैर पूरी तरह से उसका साथ छोड़ चुके थे। वह अचानक वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे याद हो आया कि उस दिन श्रावण माह के कृष्ण पक्ष का छठा दिन था। उसके नथुनों में गरम गरम लोलो, जो कि तवे पर पकाई हुई गुड़ की रोटी होती है, और मोणी, गुड़ की रोटी के 4 हिस्से करके तेल में तलकर बनाया जाने वाला पदार्थ है ये। लोलों और मोणी की सौंधी सौंधी सुगंध भरने लगी। दूसरे ही दिन तो थदड़ी थी। इस शाम उसकी माँ गरम गरम लोले, मोणी आदि बनाकर डिब्बों में भरकर रख लेती थी। दूसरे दिन सती यानी कि शीतला माता का व्रत होता था। उस दिन घर में कोई गर्म भोजन नहीं बनता, केवल पिछले दिन के बने हुए ठंडे पकवान ही खाने होते हैं। वह स्वयं भी मायके के वे लोले मोणी अपने उर में भर लाई थी और कई वर्षों तक यहाँ भी थदड़ी के दिन शीतला माता का व्रत करती रही थी। आज भी लोले तो पक रहे थे, मोणी तो तली जा रही थी, थदड़ी का व्रत भी परवान चढ़ रहा था। केवल उसका स्वरूप उसके शरीर की सक्रिय सीमाओं को लांघकर सर्वव्यापी हो गया था। उसने हाथ जोड़कर क्षीण कंठ से मां शीतला की आराधना गाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी चेतना समय की जाने कितनी परतों को पार करती हुई मीलों दूर किसी छोटे गांव में आ पहुंची। यही थदड़ी का दिन था। श्रावण की रिमझिम बारिश में ही वह दुल्हन बनी थी। एक उम्र तक जिस आंगन को रंगोली से सजाया था, उसी आंगन को छोड़कर दूर देश जाने का समय आ गया था। क्या नैहर का आंगन छूटता है कभी? पिता ने बड़े शौक से उल्लासनगर से सिंधी शहनाई का बैंड बुलाया था। उनकी सदा से इच्छा रही थी कि बेटी के ब्याह में सिंध की शहनाई गूंजे। शहनाई गूंजी और खूब गूंजी। हो जमालों की धुन पर माँ, पिताजी और सारे बाराती खूब थिरक कर नाचे। लाल झूलेलाल के नारे लगाते झूमते गाते वह पिया घर आई थी। कुछ भी तो नहीं छूटा था पीछे। अपना सारा संसार, संस्कार, सारे चेहरे, सारी आवाजें, सारे सपने और सारी आकांक्षाएं समेट लाई थी वह मुंबई के इस छोटे से फ्लैट में। इमारत की 10वीं मंजिल पर बसा ये छोटा सा घर शुरू में तो उसे सर्वथा अकेला, अजनबी और अनचाहा सा लगा था। पहली कुछ रातें भी बहुत कड़ी गुजरी थी। वह जान गई थी कि अब उसकी दूसरी उम्र इसी घर में गुजरने वाली है। अतः वह शनैः शनैः अपने इस नए छोटे से साथी से समझौता करती चली गई।
अपना जो सरमाया वह अपने साथ समेट लाई थी, वह इस घर में चारों ओर कोने कोने में छितरा दिया। पहले अजय पैदा हुआ और फिर अनीता। बच्चों की किलकारियों से यदा कदा महानगर का जो शोर घर में घुसाता था वह कुछ कम हुआ। उनकी मासूमियत फिर एक बार मानो गांव की ठंडी अमराई को उस छोटे से फ्लैट में ले आई थी। जब जब वह बच्चों के साथ उनके ननिहाल जाती तब तब वहां की हवा अपने मन मस्तिष्क में भर लाती। फिर कई महीनों तक वही ताजी नरम हवा फ्लैट को महकाती रहती। महानगर का काला धुआं उसके द्वार पर ही ठिठक कर रह जाता। कब गांव का चौड़ा आंगन फ्लैट की सकरी गैलरी में सिमट आया और कब गांव के घर के 10 कमरे फ्लैट के 2 कमरों में आकर बस गए, वह जान ही नहीं पाई थी। समय की अपनी गणना होती है जो मन की गणना से सर्वथा भिन्न होती है। समय की उस गणना में शायद कई वर्ष बीत गए थे। पहले अजय की ओर, फिर अनीता की भी शादी हो गई। अजय अपनी बहू को लेकर बेंगलोर नौकरी करने चला गया था और अनीता दिल्ली अपनी ससुराल। समय की इसी गणना में पति भी नौकरी से रिटायर हो गए थे। यह दूसरी उम्र अब उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां उसने इस दूसरे घर में अस्तित्व से स्वयं को एकाकार कर लिया था। पति संसार से विदा हुए तो कुछ अकेला लगा था उसे, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को समय के साथ ढाल लिया था। अब उसे उसकी पहली और दूसरी उम्र में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। जिस तरह माँ शाम के समय आंगन में बैठकर अपनी छोटी सी हाथ वाली मशीन पर कपड़े सिया करती थी, उसी तरह वह भी शाम ढले मशीन लेकर फ्लैट की गैलरी में घर के फटे पुराने कपड़े चारों ओर फैलाकर सीने बैठ जाती। जाने कहाँ से माँ आकर उसे सीने के लिए कपड़े थमा जाती थी। सुबह 5:30 बजे पति के साथ टहलने निकलती तो जाने कैसे साथ साथ पिता भी उसका हाथ थामे खेतों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से चलकर उसके साथ हो लेते। फ्लैट के ड्राइंग रूम में लगे प्लास्टिक के फूलों से भी उसे गांव के गुलाबों की खुशबू आने लगती। फ्लैट की छत पर जाकर वहां के एक हिस्से को वह गोबर से लीप भी आती थी। गर्मी के दिनों में जब आंगन की दीवारों के साए धूप पर हावी हो जाते तो सभी बच्चे पिछले छोटे आंगन में लगे नल से पानी की बाल्टियां भर भर सारे घर में दौड़ते, पानी छलकाते, आंगन में आकर सारा पानी उड़ेल देते। देखते ही देखते मिट्टी की प्यासी जमीन पानी पीकर तृप्त हो जाती और आशीर्वाद स्वरूप 10 दिशाओं को एक अनोखी अनुपम सुगंध से भर देती। शहर की तपती उदास शामों में अक्सर वही मादक सुगंध आकर उसे आश्वस्त कर जाती कि धरती अब भी वही है। आंगन ठंडा होते ही घर के सारे खटिया पलंग आंगन में बिछा दिए जाते। ठंडे पानी का एक मटका भरकर एक कोने में रख दिया जाता। मीठे आम के साथ सौंधी छौंक वाली दाल और चावल उदरस्त करके दादाजी की मोहक कहानियां सुनते सुनते ठंडी सफ़ेद चादरों पर लुढ़क जाना उसे पल पल याद आता। यहाँ फ्लैट की छत पर जाकर अक्सर वह टकटकी लगाकर तारों की ओर देखती रहती। जैसे जैसे आंखों में नींद समाती वैसे वैसे गांव का वह आंगन भी आंखों में भर आता। तीजड़ी के दिन सुबह 4 बजे उठकर अलग अलग पकवान बनाकर पति और बच्चों को भी उठाकर असुर, इसका मतलब होता है प्रातः भोजन करती। ये त्योहार श्रावण मास में रक्षाबंधन के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर पति की दीर्घ आयु की मंगल कामना करती हैं। फिर सभी हाथों में मेहंदी लगाकर उसे सुखाने को सारे घर के चक्कर लगाते। तब भी गांव की सड़कों पर मेहंदी से सने हाथ आगे किए सूख सूख मेहंदी, लाल लाल मेहंदी की टेर लगाते। बच्चों के मासूम स्वर उसके कानों में गूंजते रहते। रात को भी जब चांद निकल आए तब तक वह सभी को जगाए रखती। चांद की पूजा करके ही तीजड़ी का व्रत समाप्त होता है। दिवाली के दिन घर की पूजा के बाद अड़ोस पड़ोस के कई घरों में जाकर पूजा करने की परंपरा थी उसके गांव में।
अनेक घरों में पूजा निपटाकर लौटते लौटते आधी रात से अधिक समय हो जाता। यहाँ भी अपनी पूजा समाप्त कर वह इमारत के सभी घरों में जाकर प्रसाद बांट आती। कुछ घरों में उनकी पूजा में भी शामिल हो जाती। समय ने उसके सारे सहारे छीन लिए थे, लेकिन उसका घर अब भी उसके साथ था। उसका अपना घर, वह पहले भी वैसा ही था और अब भी वही था। केवल समय की गणना आगे बढ़ गई थी। यह घर उसके रोम रोम में समा गया था। तन मन के सारे तार बंध गए थे उसके साथ। गांव और शहर के सारे अंतर मिट गए थे इतने वर्षों में। अब उसका बेटा आ रहा था उसे लेने। उसे ले जाएगा बेंगलोर के बड़े घर में। मगर क्या अब उससे अपनी गठरी उठाकर वहां जाना हो पाएगा? एक पूरी उम्र लगेगी उस घर को अपनाने और अपना बनाने में। जाने यह तीसरी उम्र अब उसके खाते में है भी या नहीं।